सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीट मेंस एग्जाम, साथ ही साथ सीटेट और सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास है वो तीनों ही फॉर्मेट के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, आरटीई को पहले खाली जगह द्वारा 20 जुलाई 2009 को, फिर 4 अगस्त 2009 को खाली जगह द्वारा पारित किया गया। मतलब आरटीई जो एक्ट है ना, राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है, उसको सबसे पहले 20 जुलाई 2009 को और उसके बाद 4 अगस्त 2009 को किसके द्वारा पारित किया गया है, वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए में है लोकसभा राज्यसभा, मतलब 20 जुलाई 2009 को पहले लोकसभा द्वारा फिर राज्यसभा द्वारा। ऑप्शन बी में है पहले राज्यसभा फिर लोकसभा द्वारा। ऑप्शन सी है विधानसभा लोकसभा द्वारा। ऑप्शन डी है विधानमंडल मंत्रिपरिषद द्वारा। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था आरटीई एक्ट को। ठीक है, और उसके बाद में है वो आपके लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। राज्यसभा के द्वारा जो पारित किया गया था वो किया गया था आपके 20 जुलाई 2009 को। कब? 20 जुलाई 2009 को। ठीक है, और लोकसभा के द्वारा इसको पारित किया गया था 4 अगस्त को। कब? 4 अगस्त को पारित किया गया था 2009, है ना, 4 अगस्त 2009 को। तो पहले ध्यान रखना, राज्यसभा ने पारित किया आरटीई एक्ट को और फिर उसके बाद में लोकसभा ने पारित किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो, दूसरा प्रश्न है अपना। दूसरा क्या है, कोई भी ऐसी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है, क्या कहलाता है? मतलब कोई भी घटना मान लो या कोई उद्दीपक मान लो जो किसी वांछित अनुक्रिया, मतलब अच्छी क्रिया, है ना, अनुचित क्रिया के घटित होने की संभावना को क्या करता है? बढ़ाता है। उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी अनुबंधित उद्दीपक, ऑप्शन सी दंड और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा आपके पुनर्बलन। देखो, वांछित अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन देना चाहिए। जैसे मान लिया कि कोई बच्चा है और किसी बच्चे को अपन अधिगम करवाना चाहते हैं, है ना, तो उसको क्या करेंगे? अपन पुनर्बलन देंगे तो वो सीखेगा। तो अब वो क्या कि पुनर्बलन के लिए उस चीज पे ज्यादा ध्यान देगा और ज्यादा सीखेगा, है ना। तो वो वांछित क्रिया है, उसकी पुनरावृत्ति को क्या करता है? पुनर्बलन बढ़ाता है ना। वांछित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति को पुनर्बलन क्या करता है? बढ़ाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए पुनर्बलन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा है अपने निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है? मतलब यहां पर मूल्यांकन का प्रकार दे रखा है, वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए लिखित एवं मौखिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी परंपरागत एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, ऑप्शन सी परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपको वैसे ही पता है कि मूल्यांकन के कई प्रकार होते हैं या मूल्यांकन को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण के बहुत सारे आधार हैं, तो अनेक आधारों पर मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें से एक है लिखित एवं मौखिक मूल्यांकन, ये भी मूल्यांकन का प्रकार है। और एक है अपने परंपरागत एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। परंपरागत में तो क्या होता है? निबंधात्मक प्रश्न आता है, और वस्तुनिष्ठ में क्या होता है? असत्य सत्य वाला है, ऑब्जेक्टिव है, रिक्त स्थान है या प्रत्यय स्मरण प्रश्न है, इस प्रकार के आते हैं। तो परंपरागत और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन ये भी मूल्यांकन का प्रकार है, और परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन ये भी मूल्यांकन का प्रकार है। तो यहाँ पे जो सभी है वो मूल्यांकन के प्रकार ही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला देखो, चौथा प्रश्न है अपना, अनुबंध क्या है? तो अनुबंध क्या है? ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन होना, ऑप्शन बी नई परिस्थितियों में सामंजस्य, ऑप्शन सी में शास्त्रीय स्थापित होना और ऑप्शन डी में अभ्यास द्वारा सीखना। तो देखो, अनुबंध क्या होता है? अनुबंध होता है अपने शास्त्रीय स्थापित होना। क्या होना? किसी भी उद्दीपक के साथ में जो शास्त्रीय स्थापित होता है उसको अनुबंधन कहते हैं। जैसे बात करें अपन पावलोव का प्रयोग, तो पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते को भोजन के साथ में घंटी बजाई थी। ठीक है, भोजन के साथ में क्या बजाई? घंटी बजाई। ठीक है, पहले केवल भोजन दिया तो मुंह में लार आ गई, भोजन को दिखाया तो कुत्ते के मुंह में लार आ गई, फिर भोजन के साथ में घंटी बजाई, ठीक है, तो कुत्ते के मुंह में लार आ गई। ऐसा बार बार किया तो कुत्ते के
दिमाग में ये अनुबंधन स्थापित हो गया कि जब जब घंटी बजेगी तब तक भोजन मिलेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं साहचर्य स्थापित होना। तो अनुबंधन क्या होता है? कंडीशनल जो उद्दीपक होता है ना, कंडीशनल उद्दीपक के साथ में जो अनुक्रिया का जो अनुबंधन होता है ना, जिया जिसको अपन बोलते हैं साहचर्य स्थापित होना। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साहचर्य स्थापित करना। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर अपन बात करें व्यवहार में परिवर्तन होना, तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको तो अपन बोलते हैं अधिगम। उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन अधिगम बोलते हैं। और नई परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किसका होता है? बुद्धि का होता है। किसका होता है? बुद्धि का होता है। और साहचर्य स्थापित होना ये तो हो गया, ये तो अपना प्रश्न ही है। अनुबंधन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अनुबंध बोलते हैं इसको। और अभ्यास द्वारा सीखना, तो ये तो एक सीखने का प्रकार हो गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या बोलते हैं अपन? उसको अपन बोलते हैं अधिगम बोलते हैं। और नई परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करना कार्य किसका? बुद्धि का है। और साहचर्य स्थापित होने को क्या बोलते हैं? अनुबंधन बोलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न देखो क्या है। पांचवा अपना है उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का खाली जगह है। तो उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या है? ऑप्शन ए साध्य, ऑप्शन बी साधन, ऑप्शन सी अभिप्रेरक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो उद्देश्य जो होता है वो लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न देखो क्या है। छठा प्रश्न है अपने समायोजन होता है। तो समायोजन क्या है? स्थायी होता है या परिवर्तनशील होता है या अपरिवर्तनशील होता है या निश्चित होता है? तो देखो समायोजन की प्रक्रिया जो होती है वो सदैव परिवर्तनशील होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आज किसी व्यक्ति ने किसी कार्य के प्रति समायोजन स्थापित कर लिया तो अब उसको जिंदगी में करना ही नहीं पड़ेगा। समायोजन तो हर परिस्थिति में व्यक्ति को करना ही पड़ता है। ठीक है, एक स्थिति चेंज हुई तो दूसरी स्थिति में उसको समायोजन करना ही पड़ता है। एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता रहता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? समायोजन परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, कभी भी स्थायी नहीं होता है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ना कभी निश्चित होता है। ठीक है, और अपरिवर्तनशील का मतलब निश्चित हो गया ना, स्थिर। तो ये तो तीनों शब्द है वो सिमिलर है। स्थायी बोलो, स्थायी का मतलब जो कभी परिवर्तन नहीं होता, मतलब अपरिवर्तनशील। तो चाहे इसको आप अपरिवर्तनशील बोलो या आप इसको निश्चित बोलो, तो इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है ना, चाहे आप स्थायी बोलो, चाहे अपरिवर्तनशील बोलो, चाहे निश्चित बोलो, इनका तो एक ही है कि समायोजन कभी बदलता नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है। समायोजन है वो एक परिवर्तनशील प्रक्रिया का नाम है। किसका नाम है? परिवर्तनशील प्रक्रिया का नाम है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना, और सूचना ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको एक निश्चित टाइम टेबल के तहत एक शेड्यूल बना हुआ है। उस शेड्यूल के तहत हर रोज आपको अलग अलग सब्जेक्ट के क्विज मिलते हैं। साथ ही साथ परीक्षा संबंधी अन्य जो सूचनाएं हैं या अन्य पुराने पेपर है उनके पीडीएफ वगैरह, मतलब परीक्षा से संबंधित, आपकी तैयारी से संबंधित है अन्य सूचनाएं हैं वो टेलीग्राम पर दे दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है टेलीग्राम का, वो आपके इसमें मिल जाएगा। कहाँ पर? वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे मिलर एजुकेशन के नाम से, तो भी अपना टेलीग्राम है वो आ जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो सातवां प्रश्न क्या है। सातवां है अपना तर्क को उत्पादक चिंतक या चिंतन की संज्ञा किसने दी है? मतलब तर्क एक उत्पादक चिंतक होता है। और बात सही भी है। सही क्यों है? क्योंकि तर्क जब व्यक्ति कभी भी करता है तो कुछ ना कुछ नया सामने आता है, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट या उत्पादन होता है। इसलिए तर्क को उत्पादक चिंतक भी कहा जाता है या उत्पादन चिंतन भी कहते हैं। तो ये संज्ञा किसने दी थी तर्क को? ऑप्शन ए गेरट, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी राइबर्ड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा गेरट। गेरट ने तर्क को उत्पादक चिंतन की संज्ञा दी है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखो अगला आठवां प्रश्न क्या है। रुचि मापन हेतु, मतलब रुचि के मापन हेतु रुचि तालिका का निर्माण सर्वप्रथम 1919 में कहां हुआ था? ठीक है, तो रुचि तालिका का निर्माण 1919 में सबसे पहले हुआ था। तो एक तो प्रश्न आपके यहां से क्लियर हो रहा है कि रुचि मापने के लिए रुचि तालिका का निर्माण सबसे पहले कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अब कहां हुआ था? तो ये अपने को बता रहा है। ऑप्शन ए जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, ऑप्शन बी अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और ऑप्शन डी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सबसे पहले रुचि तालिका का निर्माण 1919 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नवा प्रश्न देखो क्या है। नवा प्रश्न है अपना, विश्वनाथ मुखर्जी ने किस परीक्षण का निर्माण किया। तो भारत के विश्वनाथ मुखर्जी ने कौन सा परीक्षण है वो तैयार किया था। ऑप्शन है एससीटी, ऑप्शन बी है टीएटी, क्या है टीएटी, ऑप्शन सी है सीएटी और ऑप्शन डी है आईबीटी। तो ये सब व्यक्तित्व मापन के परीक्षण है। किसके? व्यक्तित्व के मापन से संबंधित परीक्षण है। ठीक है, तो इन परीक्षणों का निर्माण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किया है। यहाँ पे अपने प्रश्न पूछा है विश्वनाथ मुखर्जी ने कौन से परीक्षण का निर्माण किया भारत में, है ना। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एससीटी। ठीक है, ध्यान रखना भारत में विश्वनाथ मुखर्जी ने एससीटी का निर्माण किया था। और यदि अगर अपन सबसे पहले विश्व में बात करें तो 1930 में, कब? 1930 में पाइन और टेंडलर ने, किसने? पाइन व टेंडलर ने सबसे पहले आपके इसका निर्माण किया था। एससीटी, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, है ना, वाक्य पूर्ति परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किया था इन्होंने। इसके अतिरिक्त 3 जो ये परीक्षण है इनको भी आप देख लो। इनमें अगर अपन पहले देखें टीएटी, है ना, थीमेटिक एप्रिसिएटेड टेस्ट की बात करें तो इसका निर्माण किया था 1935 में मुर्रे व मॉर्गन ने। किसने? मुर्रे व मॉर्गन ने इसका निर्माण किया था, मुर्रे व मॉर्गन ने। और सीएटी की अगर अपन बात करें तो सीएटी की बात करें, चाइल्ड एप्रिसिएटेड टेस्ट, इसकी बात करें तो इसका निर्माण किया था 1948 में ल्यूपोल्ड बेलोक ने। किसने किया था? ल्यूपोल्ड बेलोक ने कौन से परीक्षण का निर्माण किया था? वो किया था सीएटी का, है ना, चाइल्ड एप्रिसिएटेड टेस्ट का निर्माण किया था। और अब बात करें आगे अगले की, आईबीटी, इंक ब्लॉट टेस्ट, है ना, सही दबाव परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट है, इसका निर्माण है ना, इसका निर्माण किसने किया था? वो किया था अपने 1921 में किया था हरमन रोरसा ने। किसने? हरमन रोरसा ने इसका निर्माण किया था। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी याद रखनी है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला देखो 10वां प्रश्न क्या है। भारत में इंदौर में बीके पासी द्वारा 1972 में स्कूली बालकों की सृजनात्मकता का मापन करने के लिए किसका निर्माण किया गया था। तो देखो 1972 की घटना है। 1972 में भारत के इंदौर में बीके पासी ने जो स्कूली बालक जो होते हैं, जो बालक स्कूल जाते हैं, उनके लिए सृजनात्मकता के मापन के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया था। उस परीक्षण का नाम अपने को बताना है। ऑप्शन ए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, ऑप्शन बी सृजनात्मक परीक्षण बैटरी, ऑप्शन सी वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी सृजनात्मक परीक्षण बैटरी। सृजनात्मक परीक्षण बैटरी का निर्माण है वो भारत के बीके पासी ने किया था। आगे बात समझ में? ठीक है। इसके अतिरिक्त 2 परीक्षण दे रखे हैं। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, इसका निर्माण किया था टोरेंस ने। किसने किया था? टोरेंस ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, टोरेंस ने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। और आपके वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण है इसका निर्माण करने वाले थे हैरिस। कौन थे? हैरिस ने इसका निर्माण किया था। और सृजनात्मक परीक्षण बैटरी का निर्माण तो बीके पासी ने किया था। तो ये और एक्स्ट्रा आपको जानकारी ध्यान में रखनी है। तो ये थे आज के साइकोलॉजी के 10 प्रश्न। क्लास यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना है। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना, क्योंकि वहां पे सभी प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो भी मिल जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर एक नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।